गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है ना। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसमें अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे पहले ये 4 स्टेप्स 5 स्टेप्स हम लोग देखते हैं। इसके अंदर आता है सबसे फर्स्ट क्लीवेज। सबसे फर्स्ट क्लीवेज। क्लीवेज को आप कुछ नहीं, सीधा समझ लो कि ये डिवीजन है। क्या है? डिवीजन। डिवीजन विद इन दी जायगोट। ठीक है ना। डिवीजन विद इन दी जायगोट, इसे हम लोग क्या करें? क्लीवेज। दूसरा आ रहा है क्या? ब्लास्टुलेशन। ठीक है ना। जब वो सेल ब्लास्टुला स्टेज की तरफ बढ़ेगा तो ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज के दौरान ही किसका फॉर्मेशन होता है? मोरुला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ब्लास्टुलेशन, उसके बाद क्या होता है? वो जो ब्लास्टुलेशन के बाद जो ब्लास्टुला स्टेज जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद जाकर के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाकर के एम्बेड हो जाता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब इम्प्लांट हो जाना। ठीक है ना। इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? जब वो उस समय से लेकर के पार्चुरेशन तक, यानी कि डिलीवरी तक, यानी कि बेबी के बर्थ तक, उस समय तक का जो पूरा का पूरा स्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन। और उस गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होगा? एक और स्टेप होगा, वो होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, जिसमें कि क्या होगा कि शुरुआत में तो ये एक सेल की फॉर्म में है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होंगे? ये डिफ्रेंशिएट होकर के फर्दर बहुत सारे सेल्स, फिर क्या होगा? कुछ सेल्स के लेयर्स यानी कि टिश्यूज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो टिश्यू के लेयर जो है एक एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऑर्गन का फॉर्मेशन ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है। देखते हैं क्लीवेज में हम बात करते हैं कि इसमें क्या होता है? डिवीजन होता है, और किसके अंदर? जायगोट के अंदर। जायगोट हम जानते हैं कि एक सेल का स्टेज है, और एक सेल के स्टेज के अंदर ये मान लेते हैं कि ये सिंगल सेल का स्टेज है। सिंगल सेल के स्टेज के अंदर हमने क्या देखा कि डिवीजन हुआ। डिवीजन हुआ। ठीक है। तो इसमें जब डिवीजन होगा तो ये कितने सेल के स्टेज में कन्वर्ट होगा? 2 सेल के स्टेज में कन्वर्ट होगा। मान लेते हैं कि ये जो कन्वर्ट हुआ ये 2 सेल के स्टेज में अभी कन्वर्ट हुआ है। ये लगभग कितने समय के बाद हो जाता है? लगभग ये फर्स्ट जो क्लीवेज होता है वो 30 आवर्स के बाद हो जाता है। सेकेंड क्लीवेज की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड क्लीवेज जो है वो 60 आवर्स के बाद हो जाता है, जिसमें कि क्या बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। ठीक है ना। ये लगभग कितने? 60 आवर्स। 60 आवर्स क्या? इसके 60 आवर नहीं। ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम लोग काउंट कर रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 30 आवर्स के बाद ये, और 60 आवर्स के बाद दूसरा क्लीवेज होता है, और ये 4 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इस 4 सेल के अंदर फिर से एक और क्लीवेज होता है, और वो कितने स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है? वो 8 सेल के स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको सिंपल तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देख ले, इसमें आप काउंट कर सकते हैं, इसमें 8 सेल हैं। तो ये 8 सेल के स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। हम बात करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे कि जब फर्स्ट क्लीवेज होता है, फर्स्ट क्लीवेज कितने? 30 घंटे, और दूसरा क्लीवेज 60 घंटे के बाद होता है। इसके बाद थर्ड क्लीवेज में जो होता है, ये जब 8 ब्लास्टोमेयर बन जाते हैं, ये एक एक सेल क्या कहलाया? ये एक एक सेल क्या कहलाया? ब्लास्टोमेयर कहलाया। ब्लास्टोमेयर बन जाता है। इस स्टेज पर आकर के हम क्या कहते हैं कि अब इसका ये 8 से लेकर के 16 सेल तक के स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? मोरुला स्टेज कहते हैं। 8 से 16 सेल तक के स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? मोरुला स्टेज कहते हैं। और इसमें से एक एक सेल को अभी, हर एक सेल को अभी क्या कहा जाएगा? इसमें से हर एक सेल को ब्लास्टोमेयर कहा जाएगा। ठीक है ना। सिंक्रोनस क्लीवेज होता है। एसिंक्रोनस क्लीवेज किसे कहते हैं? एसिंक्रोनस क्लीवेज का मतलब होता है कि इसमें सारे के सारे ब्लास्टोमेयर्स जो हैं वो एक साथ डिवाइड नहीं करते हैं, वो अलग अलग टाइम पर डिवाइड करेंगे। अगर हम सिंक्रोनस क्लीवेज की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? सारे के सारे ब्लास्टोमेयर्स जो होते हैं, ये जो हमने एक एक सेल को ब्लास्टोमेयर कहा, हर एक ब्लास्टोमेयर क्या है? एक ही टाइम पर, बोले तो क्या, एक साथ डिवाइड करेगा। जबकि एसिंक्रोनस क्लीवेज जो कि किसके अंदर होता है? ह्यूमन के अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि ये सारे के सारे ब्लास्टोमेयर्स एक साथ डिवाइड नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि जब हम जायगोट में सक्सेसिव डिवीजन होता है, सक्सेसिव क्लीवेज हो जाता है, उसके बाद जो होता है वो लगभग एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? मोरुला स्टेज कहते हैं। और ये सॉलिड बॉल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पर जो सेल का स्टेज होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि वो ब्लास्टोमेयर हम देख रहे हैं, तो ये 8 सेल के स्टेज में हमें नजर आ रहा है कुछ ऐसा।
ये हमें 8 सेल की स्टेज में नज़र आ रहा है। तो 8 से 16 सेल के स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में आप देख पा रहे होगा कि ये सेल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल कम है, सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम है, और ये सारे के सारे सेल्स क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ सेल कहते हैं, जो कि किस स्टेज को डिनोट करता है, मोरूला स्टेज को डिनोट करता है, ठीक है ना। ये जब 16 सेल के स्टेज में कन्वर्ट होगा, ये जब 16 सेल की स्टेज में कन्वर्ट होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, जब ये 16 सेल के स्टेज तक में कन्वर्ट होता है, उस समय तक भी ये क्या है, ये सॉलिड बॉल जैसे शेप में ही रहता है। और उस स्टेज को भी हम लोग क्या कहते हैं, अभी भी हम इसे क्या कहेंगे, मोरूला स्टेज ही कहेंगे। और ध्यान रखेंगे कि अभी भी इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है अभी भी जोना पेलुसिडा। आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है इसकी, जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। जब ब्लास्टोलेशन की बात करते हैं, ब्लास्टोलेशन का मतलब होता है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। पहले बात आप ध्यान रखें कि सिस्ट की जब मैं भी बात करता हूं तो सिस्ट का मतलब क्या होता है, ए कैविटी फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टोमेयर के अंदर कहीं पर सिस्ट बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि सॉरी ब्लास्टोमेयर्स के बीच में कहीं पर सिस्ट बन रहा है और चारों तरफ से ब्लास्टोमेयर ने उसे कवर कर रखा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। यानी कि ये स्टेज आगे आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह के स्टेज में कन्वर्ट मिलेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फर्दर डिविजन तो हुआ ही है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, कुछ सेल्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए, और बाद बाकी जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्पेस को हम लोग कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना। इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। इसका जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, इस समय पर इसे क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम ब्लास्टोमेयर कह रहे थे अब तक, उसमें से अब हर एक सेल को हम लोग क्या कह रहे हैं, जो आउटर मोस्ट पेरिफेरल जो सेल्स हैं, इसमें जो पेरिफेरल सेल्स हैं, पेरिफेरल सेल्स, जो पेरिफेरल सेल्स हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। और इसमें इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो हम पोर्शन देख रहे हैं, जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि एक साथ बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो गए हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास कहते हैं। और इस इनर सेल मास और इस ट्रोफोब्लास्ट के बीच में जो एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इस कैविटी लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड फिल्ड लिक्विड होता है। हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे ब्लास्टोलेशन में कि एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम किसका, यूट्रस का, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीट करता है न्यूट्रिएंट फ्लूइड, जिसके कारण से क्या होता है कि इसकी जो म्यूकोजल सेल्स होती हैं, जो एंडोमेट्रियम की म्यूकोजल सेल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती है शेप में, और क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करती है। जब मोरूला स्टेज एंटर करता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस के अंदर जब ये मोरूला स्टेज अंदर जाएगा यूट्रस में, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है मतलब यूट्रस के उस वॉल से न्यूट्रिएंट को गेन करेगा, न्यूट्रिएंट्स को गेन करेगा, और क्या करेगा, ये भी अपने पेरिफेरल सेल्स को, मोरूला स्टेज का जो बाहरी सेल है, ये पेरिफेरल सेल जो है अपने आप को क्या करेगा, बड़ा करेगा, एनलार्ज करेगा, और क्या करेगा, फ्लैट करेगा, ये भी चपटा होगा शेप का, और क्या होगा, ये उसके अंदर धसेगा, और ये चपटा हुआ जो शेप है, यही सेल, इसे ही हम क्या कह रहे हैं, अभी हम ट्रोफोब्लास्ट कह रहे हैं, ठीक है। इसके आगे का हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है ये सिक्रीट करता है एक तरह का फ्लूइड, और ये क्या होता है, वो इसके मतलब जो ब्लास्टोला स्टेज का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसके सेल्स के बीच बीच में जा करके स्टोर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, सेल पर एक प्रेशर लगता है, और उसके कारण से सेल्स सेपरेट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक पीछे के स्टेज से लेकर के अगर चलूँगा, तो ये 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आप 8 सेल्स मान करके चल रहे हो, ठीक है। तो ये अभी क्या है, ये अभी हमने क्या देखा है, ये है अभी ब्लास्टुला स्टेज, ठीक है। ये अभी सॉरी मोरूला स्टेज है। अब इसका क्या होना है, ब्लास्टुलेशन होना है, ब्लास्टुलेशन।
और ब्लास्टुलेशन में क्या होता है कि ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसील का फॉर्मेशन होता है। ये देखते हैं हम, ये एक सेल है, सॉरी ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है। इसमें हम देख रहे हैं कि फर्दर क्लीवेज के कारण क्या है, ये बाहर से बहुत सारे पेरिफेरल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और क्या हुआ है कि ये सारे के सारे सेल्स जो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ बहुत सारा लिक्विड सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण से क्या हुआ कि बहुत सारे सेल्स क्या है वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप कि एक जगह पर ये इकट्ठा हो गए हैं, ये सारे के सारे सेल्स। ये देखिए आप, एक जगह पर ये सारे के सारे सेल्स क्या है इकट्ठा हो गए हैं। ये सारे सेल्स एक जगह पर इकट्ठा हो गए हैं, और इस जगह को, जिस जगह पर ये इकट्ठा हुए हैं, इस जगह को क्या कहा जाता है, इस जगह को कहा जाता है एम्ब्रियोनल नॉब। इसे क्या कहा जाता है, एम्ब्रियोनल ब्रियोनल नॉब, KNOB नॉब, एक बटन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये एम्ब्रियोनल नॉब, ठीक है ना। और इसमें इस एम्ब्रियोनल नॉब के पास ये जो बहुत सारा सेल एक क्लस्टर की फॉर्म में जमा हो गया है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये यही इनर सेल मास है, ठीक है ना, इनर सेल मास। और ये जो कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कैविटी को क्या कहा जाता है, चूंकि हम जानते हैं कि सील वर्ड यूज किया जाता है, COEL, सील वर्ड यूज किया जाता है किसी भी बॉडी कैविटी के लिए। और बॉडी कैविटी, और यहाँ पर चूंकि जिसका जिस स्टेज के अंदर हुआ है, तो उसके कारण से हम यहाँ पर ब्लास्टो वर्ड लगाते हैं, ये क्या बन जाता है, ब्लास्टोसील, ठीक है। और ये ब्लास्टोसील डेवलपिंग स्टेज, ये स्टेज जो है, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इस स्टेज को हम लोग कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। ये स्टेज क्या कहलाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये स्टेज क्या कहलाएगा, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस समय पर हम इसको क्या कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे, ब्लास्टुला कहेंगे, ठीक है ना, ब्लास्टुला कहेंगे। तो मरूला से ब्लास्टुला तक आने का आपने स्टेज देखा, ये मरूला से ब्लास्टुला तक डेवलप होने का आपने टाइम स्केल देगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो कांटेक्ट में आते हैं किसके, एम्ब्रियोनल, ट्रोफोब्लास्ट सेल जो एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, रॉबर कहा जाता है। जो कि एम्ब्रियोनल नॉब के संपर्क में जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे रॉबर कहा जाता है, ठीक है। जहां पर ये एम्ब्रियोनल नॉब प्रेजेंट होता है, उसे इस जायगोट का यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इसे एनिमल पोल कहा जाएगा, इसे एनिमल पोल कहा जाएगा। जिस तरफ से क्या होना है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें अगर हम इम्प्लांटेशन का देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ब्लास्टोसिस्ट वाला जो स्टेज है, ये क्या होता है, ये आकर के यूट्रस के एंडोडर्म में आकर के धंस जाता है। आप देख पा रहे हैं इसे, ये यूट्रस का क्या है, ये एंडोमेट्रियम है जो कि हाईली वेस्कुलराइज्ड है, ठीक है ना, हाईली वेस्कुलराइज्ड है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इसमें आकर के ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आकर के क्या हो गया है, धस गया है। और इस धसने के कारण क्या है कि ये जो सेल्स हैं इसके अंदर क्या है कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है। और ये चूंकि कोरियन लेयर के सामने से फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। और ये कोरियोनिक विलाई के पास ही ये डेवलपिंग प्लेसेंटा है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसमें हम देखते हैं कि ये जो स्टेज हमारा दिख रहा है, इस स्टेज में जब इम्प्लांटेशन हुआ है तब यहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में एक सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग इपीब्लास्ट कहते हैं। इपीब्लास्ट के जस्ट नीचे एक और सेल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम लोग हाइपोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, हाइपोब्लास्ट। और उसके बाद क्या होता है कि ये हाइपोब्लास्ट और इपीब्लास्ट बनने के कारण ये कैविटी जो है ये दो भाग में कवर डिवाइडेड हो जाती है। पहले को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी और दूसरे को हम कहते हैं प्राइमरी एम्ब्रियो शैक। और ये एमनियोटिक कैविटी को जो लाइन कर रही है पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इम्प्लांटेड एम्ब्रियो है, ये हमारा इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका गैस्ट्रुलेशन, आइए देखते हैं। द सरफेस सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट गिव राइज टू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि मैंने कहा भी था, उसे कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है कि विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन, उसको फिक्स करने में हेल्प करता है ब्लास्टोसिस्ट को। और क्या करता है, ये
एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस से क्या करता है, न्यूट्रिशन को गेन करता है। इम्प्लांटेशन कॉजेज द न्यूट्रिएंट एंड एनरिचमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एनलार्जमेंट ऑफ दिस सेल्स और that leads to the formation of uterine part of the placenta, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। ध्यान रखेंगे ये डेसिडुआ जो होता है 3 लेयर में होता है, डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिएटालिस। ठीक है, इसमें देखते हैं पार्ट ऑफ डेसिडुआ अंडरलाइंग द कोरियोनिक विलाई एंड ओवरलाइंग द मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में तो ये पेनेट्रेट कर चुका है, एंडोमेट्रियम में क्या चुका, पेनेट्रेट कर चुका है। तो जो कोरियोनिक विलाई है और जो मायोमेट्रियम है, इसके बीच में जो ये प्लासेंटा का पार्ट होता है, जो डेसिडुआ जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसका जो पार्ट होता है उससे हम लोग क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ बेसिलिस कह रहे हैं। ठीक है ना, पेनेट्रेट करने के बाद, चूंकि ये यूट्राइन वॉल में पेनेट्रेट करने के बाद की बात कर रहे हैं, और ये पेनेट्रेट कौन सा स्ट्रक्चर किया है, इसे हम लोग कहते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरियोनिक विलाई कह रहे हैं। ये पेनिट्रेट कर चुका है और इसके बाद मायोमेट्रियम और कोरियोनिक विलाई, इसके बीच में जो प्लासेंटा का पार्ट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, डेसिडुआ बेसिलिस कह रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेसिडुआ कैप्सुलरिस की। ये लाइंग बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द ल्यूमन ऑफ यूट्रस। ठीक है ना, यूट्रस का जो ल्यूमन है और एम्ब्रियो, उसके बीच में मैं एक स्ट्रक्चर बना करके आप लोग को इसको दिखाऊंगा बाद में। ठीक है ना, यहाँ पर अभी स्पेस नहीं है, मैं इसको बाद में दिखाऊंगा। जैसे कि ये बात करते हैं, ये अगर यूट्रस है, ये अगर यूट्रस की लाइनिंग है, ठीक है, और यहाँ पर अगर ये सपोज करते हैं कि ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब गया है, ये इसका एंडोमेट्रियम हो गया, ये इसका एंडोमेट्रियम हो गया। अगर यहाँ पर ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है, तो यूट्रस का ल्यूमन कौन सा हुआ, यूट्रस का ल्यूमन हुआ ये। ठीक है ना, यूट्रस के ल्यूमन ऑफ द यूट्रस एंड एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है और ये यूट्रस का ल्यूमन है। इसके बीच में एक कवरिंग बनेगा, जो कि क्या कहलाता है, ये कवरिंग आधा ही रहता है। इस कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ठीक है ना, इस एम्ब्रियो का जो कोरियोनिक विलाई अंदर बन गया, तो ये एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम के बाद यहाँ पर क्या मैंने बनाया हुआ था, ये है मायोमेट्रियम। इस दोनों के बीच में जो एक लेयर बना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। ठीक है ना, और तीसरा आ जाता है डेसिडुआ पेरिएटालिस, जिसे कि हम लोग कहते हैं डेसिडुआ दैट लाइंस द यूट्रस और एट प्लेसेस अदर देन अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है ना, ये कहां पर बनेगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इस जगह पर बनेगा ऐसे, अदर देन द प्लेसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अटैचमेंट के आसपास बनेगा, ताकि और कोई तरह का सेल वहां पर प्रेजेंट ना हो। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डेसिडुआ पेरिएटालिस। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोफोब्लास्ट कवरिंग सिक्रेट्स क्या करता है, ये सिक्रेट करता है HCG, जिसे कि हम लोग कहते हैं ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन। ध्यान रखेंगे, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसमें जिस हार्मोन का यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, HCG बोलते हैं। बोले तो क्या, ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन। ठीक है ना, ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन। आपसे पूछा जाएगा कि ये हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आप जवाब देंगे ये हार्मोन सिक्रेट होता है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स से, जो कि इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैट शेप में आ चुका है, और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर एनलार्ज हो चुका है और सिक्रेटरी नेचर का हो चुका है। तो ये वहाँ पर क्या सिक्रेट करेगा, HCG सिक्रेट करेगा, जिससे कि हम लोग क्या कह रहे हैं, ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन। और ध्यान रखेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में इसी को टेस्ट किया जाता है, इधर इन द यूरिन और इन द ब्लड। ठीक है ना, जो कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रेगनेंसी टाइम पर सबसे कौन सा यूरिन लिया जाता है, मॉर्निंग का जो सबसे फर्स्ट यूरिन होता है उसका लिया जाता है 4 to 5 ड्रॉप्स। ठीक है ना, तो इसमें क्या डिटेक्ट किया जाता है, HCG हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये HCG हार्मोन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को और साथ साथ में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। वो जो कॉर्पस ल्यूटियम जिसे मैंने बताया था कि वो लगातार डिजेनरेट करते हुए कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा और फिर से डिजेनरेट करते हुए खत्म हो जाएगा, तो उसे क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। मेंटेन करके रखने से क्या फायदा होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि रिस्पॉन्सिबल था क्या सिक्रीट करने के लिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और हम जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है कि वो मेंस्ट्रुएशन को ब्लॉक करके रखता है। तो जब तक प्रेगनेंसी हुई पड़ी है क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो रिलीज होता रहेगा, जिसके कारण से क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा। मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली होता क्या है, हम जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसकी श्रेडिंग हो जाती है। अगर वो श्रेडिंग हो जाएगा तो ये प्रेगनेंसी तो अबाउट हो जाएगी। ठीक है ना, आप लोग इसे कनेक्ट करोगे तो ये प्रेगनेंसी अबाउट नहीं होनी चाहिए,
चाहिए, इसके लिए क्या ध्यान रखा जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दो काम करता है, एक तो मेंस्ट्रुएशन को ब्लॉक कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बना करके भी रख रहा है कि ये मेंटेन्ड है। हमने पढ़ा था जब मैंने पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाने का काम करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को झरने से, टूटने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये चीज चाहिए, क्यों चाहिए, मतलब प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन अबॉर्ट होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट हो चुका है, और एम्ब्रियो जब इम्प्लांट हो चुका है तो उसे अब क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, जो कि वो कहाँ से गेन करेगा, एंडोमेट्रियल थिकलिंग से गेन करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन को हम लोग एक और हार्मोन का नाम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए। अगर HCG सिक्रीट नहीं होता है जिसके कारण से प्रोजेस्टेरोन मेंटेन नहीं रह पाएगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन नहीं होगा तो ये एंडोमेट्रियल की लाइनिंग श्रेड हो जाएगी, जिसके कारण से क्या होगा, प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगी। तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, प्रोजेस्टेरोन। तो आपसे पूछा जाएगा प्रेगनेंसी हार्मोन कौन, तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन जो है ये ऑल्सो सिक्रीट होता है कहाँ से, प्लासेंटा से, दो जगह से। एक तो मैंने बात की अभी किसकी, ओवरी की, ओवरी में किसकी, कोरियोनिक, ठीक है ना, सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम की, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम के अलावा प्रोजेस्टेरोन और कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, ये सिक्रीट हो रहा है जो एम्ब्रियो का डेवलप्ड प्लासेंटा है उससे, ठीक है ना। ये खुद से भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में आपको बता चुका हूँ, एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया, वहां से जब तक बेबी की डिलीवरी होगी उस समय तक का जो पूरा का पूरा पीरियड होगा वो क्या कहेगा, वो कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन। अलग अलग एनिमल्स में इसका टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करती है कैरेक्टराइज्ड होता है किससे, सेल्स के मूवमेंट से। किसके सेल्स, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, जिसका कि हम ये क्या देख रहे हैं, ये हम एम्ब्रियोनल नॉब देख रहे हैं, जहां पर कि एक्चुअली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना है। तो ये एम्ब्रियो का जो नॉब है, जहां पर कि इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग कह रहे हैं इनर सेल मास। मैंने अभी आपको बताया था भी, इनर सेल मास। यहाँ पर सेल का एक क्लस्टर आकर के इकट्ठा हो जाता है, किसके कारण से, इन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के सिक्रीटरी नेचर के कारण, जिसके कारण ये क्या करते हैं, अपनी कैविटी के अंदर बहुत सारा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण से सेल्स जो है वो प्रेशराइज्ड होकर के एक तरफ जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। और यहाँ पर जो कैविटी का फॉर्मेशन कहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि एक तरह का बॉडी कैविटी है तो बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील कहते हैं। और चूंकि ये अभी एक ब्लास्ट स्टेज है, ब्लास्टुला स्टेज है, तो ब्लास्टुला स्टेज को लाने के लिए जो सील का फॉर्मेशन हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के फॉर्मेशन के साथ ही किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट में। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर के एम्बेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में, और वहां पर उसके अंदर क्या क्या चेंजिंग देखने के लिए मिलेंगे, देखिएगा। ये क्या होता है, इसके कुछ सेल्स जो है कॉल्यूमनर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने पहले की भी स्टेज में मैंने पहले बताया हुआ है कि कॉल्यूमनर स्टेज एंड क्यूबॉइडल स्टेज, इस दो स्टेज में सेल को आना जरूरी होता है ताकि वो सिक्रीटरी नेचर को गेन कर सके। जब तक वो फ्लैटेंड शेप के रहेंगे या फिर सर्कुलर शेप के रहेंगे, वो सिक्रीटरी नेचर को गेन नहीं कर पाते हैं। उन्हें सिक्रीटरी नेचर का होने के लिए इस दो स्टेज में आना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करके किस शेप में ला रहे हैं, कॉलम्स लाइक शेप में ला रहे हैं, या फिर क्यूब लाइक शेप में लाएंगे, ठीक है ना। या फिर वो किस शेप में आएंगे, क्यूब लाइक शेप में आएंगे, या फिर कॉलम्स लाइक शेप में आएंगे, ठीक है ना। इन कॉल्यूमनर सेल्स को अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, इपीब्लास्ट कह रहे हैं, ठीक है ना, इपीब्लास्ट। इसके जस्ट नीचे एक और लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसे कि हम लोग क्या कहेंगे, इस लेयर को हम लोग कहेंगे हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट, देखिए नाम सिंपल है। अगर इसके मतलब इसके ऊपर वाला लेयर है तो इपी बोले तो ऊपर, और हाइपो किसके लिए यूज किया जाता है, नीचे के लिए। हाइपर एक्सेसिव ऊपर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हाइपो, इसके जस्ट नीचे का ये लेयर है तो हाइपोब्लास्ट, और यहाँ पर फिर से जो कैविटी बनी है उसे हम लोग ब्लास्टोसील कह देंगे, सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इन सेल्स के बीच में भी क्या होता है, सिप्रेशन होता है। किसके कारण से, यहाँ भी सिक्रीटरी नेचर के कारण सेल्स सिक्रीट करेंगे और ये सेल्स खुद ही प्रेशराइज होकर के बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर ये फिर से क्या है, ये इपीब्लास्ट है, बोलते चलो आप लोग। ये वाला क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपोब्लास्ट, और यहाँ पर ये फिर से वही ब्लास्टोसील। और अब यहाँ पर क्या होगा, ये न्यूट्रिएंट रिच होने के कारण यहाँ पर इसे हम लोग यॉर्क सैक कहते हैं। जस्ट पीछे के एक
चार्ट में मैंने बनाया भी था इसका फोटो, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यॉर्क सैक कहते हैं। और चूंकि ये यॉर्क सैक अभी पहली बार यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी यॉर्क सैक कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी यॉर्क सैक कहेंगे। यहाँ पर भी आप इसे प्राइमरी यॉर्क सैक ही कहोगे, क्योंकि यही प्राइमरी यॉर्क सैक यहाँ भी मेंटेन है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो लेयर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, इस लेयर और इसके बीच में ये एपिब्लास्ट, इसके बीच में ये जो कैविटी फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर सिक्रेट इन सेल्स के सिक्रेटरी नेचर के कारण जो ये फॉर्मेशन हुआ था, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक कैविटी। और ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ, आप लोगों से क्या कहोगे, आप लोगों से कहोगे एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड कहेंगे, जिसमें कि हम क्या कहते हैं, हम जानते हैं यूजुअली कि जो ह्यूमन बेबी होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में ही फ्लोट करता रहता है, तो वो यही एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है ना। अब हम एमनियोटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम लोग एमनियन कहेंगे, ठीक है ना। इस पार्ट को हम लोग एमनियन कहेंगे। और ये वाला जो होगा, ये अभी से फिर से क्या है, ये प्राइमरी यॉर्क सैक है, प्राइमरी यॉर्क सैक, ठीक है ना। इसके आगे का स्टेज हम लोग देखते हैं।